यूरुग्वायन एयरफोर्स फ्लाइट 571 45 पैसेंजर्स और क्रू के साथ एक चार्टर्ड फ्लाइट था। ऑन बोर्ड ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब रग्बी टीम के मेंबर्स थे। उना के फैमिलीज और फ्रेंड्स सब बेसब्री से चिलियन राइवल्स के खिलाफ मैच का इंतजार कर रहे थे। प्लेन में एक्साइटमेंट और कमराडरी का माहौल था। जोक्स हो रहे थे, कैबिन हंसी से भरा था और जीतने के सपने उना के मन में नाच रहे थे। कई लोगों के लिए यह एंडीज के ऊपर से उड़ान भरने का पहला मौका था और वे नीचे स्नो कैप्ड पीक्स को देखकर दंग रह गए। फ्लाइट मेंडोजा अर्जेंटीना में एक छोटे स्टॉपओवर के बाद सैंटियागो चिले में लैंड करने वाला था। जर्नी का पहला लेग बिना किसी इंसिडेंट के गुजर गया। हावेवर, जैसे ही प्लेन 13 अक्टूबर को टावरिंग एंडीज के पास पहुंचा, वेदर खराब होने लगा। घनाए बादलों नए एयरक्राफ्ट को घेर लिया और टर्बुलेंस ने कैबिन को हिला दिया। बाहर एक तूफान उमड़ रहा था। ईस्ट की फ्यूरी पैसेंजर्स की नजरों से छिपी हुई थी। पायलट्स, एक्सपीरियंस्ड एविएटर्स खतरे से अच्छी तरह वाकिफ थे। एंडीज अपनी ट्रेचरस पीक्स और अनप्रेडिक्टेबल वेदर के साथ अटमोस्ट कॉशन की मांग करता था। अनडिटर्ड पायलट्स आगे बढ़ते रहे, चैलेंजिंग कंडीशंस में नेविगेट करने की अपनी एबिलिटी पर कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने इस रूट पर पहले भी कई बार उड़ान भरी थी और टेरेन को अच्छी तरह जानते थे, लेकिन तूफान और तेज हो गया और विजिबिलिटी लगभग जीरो हो गई। प्लेन तूफान में पत्ते की तरह उछाला जा रहा था। पैसेंजर्स खतरे को भांपते हुए अपनी सीट से चिपके रहे। उना की एक्साइटमेंट की जगह अब ड्रेड की भावना नए ले ली थी। फ्लाइट 571 का फेट अधर में लटका हुआ था। कॉकपिट के अंदर टेंशन बाज गया। जैसे ही उना के चारों ओर तूफान आया, पायलट्स ने एयरक्राफ्ट पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। इंस्ट्रूमेंट्स फ्लिकर कर रहे थे। टर्बुलेंट कंडीशंस में उना की रीडिंग्स अनरिलायबल थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ कम्युनिकेशन गाबल्ड हो गया, जिससे कंफ्यूजन और बियाच गई। कभी रूटीन फ्लाइट एलिमेंट्स के खिलाफ एक डेस्परेट बैटल में बदल गया था। अनफॉरगिविंग एंडीज के बीच सर्वाइवल की फाइट। टक्कर बहुत जोरदार थी। लोहे की चीख सुनाई दी। सामान हवा में उड़ रहा था और दुनिया सफेद रंग के धुंधलेपन में घुल मिल गई। फ्लाइट 571 तूफान से जूझ रही थी और बर्फीले तूफान से अंधी हो गई थी। रास्ता भटक गई और एक छिपे हुए पहाड़ से टकरा गई। टक्कर के जोर से विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए और ग्लेशियर पर मलबा बिखर गया। विमान का पिछला हिस्सा धड़ से अलग हो गया, ढलान से नीचे गिर गया और अपने साथ कई यात्रियों की जान ले गया। जो लोग शुरुआती टक्कर से बच गए, उनके पास यह समझने का समय नहीं था कि क्या हुआ था। उन्हें विमान के टूटे हुए अंदरूनी हिस्से में हिंसक रूप से फेंक दिया गया। उनके शरीर पर चोटें और घाव लगे थे। कराहते हुए वे पूरी तरह से बर्बाद हुए दृश्य को देखकर होश में आए। कभी जाना पहचाना केबिन अब एक टूटा फूटा मलबा था। सामान, टूटी हुई सीटों और उनके दोस्तों और प्रियजनों के शवों से भरा हुआ था। हवा में विमान के ईंधन की बदबू फैल गई। बाहर तूफान चल रहा था। दुर्घटना स्थल को बर्फ की एक मोटी पार्ट से ढक रहा था। तापमान गिर गया। बर्फीली हवा उना के पतले कपड़ों से आर पार हो रही थी। वे घायल और अकेले पृथ्वी के सबसे दूरस्थ और दुर्गम स्थानों में से एक में फंसे हुए थे। एंडीज पर्वत, जो कभी उना की विमान की खिड़कियों से एक दूर का तमाशा था, अब उन्हें अपनी बर्फीली पकड़ में कैद कर लिया था। जैसे ही शुरुआती झटका कम हुआ, बचे हुए लोगों पर एक भयानक एहसास हुआ। वे सभ्यता से मीलों दूर एक जमे हुए जंगल में फंसे हुए थे। बचाव की बहुत कम उम्मीद थी। उना के खिलाफ बाधाएं खड़ी थीं। प्रकृति उना के दुश्मन थे और समय समाप्त हो रहा था। उना के जीवित रहने की लड़ाई अभी शुरू हुई थी। डर उना को घेर रहा था, लेकिन नैराशा के बीच आशा की एक किरण जागी। जीने की चाह, वो पहली प्रवृत्ति सर्वाइवर्स में उमड़ पड़ी। क्रैश से तो बच गए थे, अब एंडीज में सर्वाइवल के लिए लड़ेंगे। घायल और सदमे में वो एक दूसरे का सहारा लेकर अपनी साझा दृढ़ता से ताकत ले रहे थे। शुरुआती घंटे बिल्कुल धुंधले से थे। जो लोग घायल नहीं हुए थे, उनमें से ज्यादातर युवा रग्बी प्लेयर्स, घायलों की देखभाल करने, सप्लाईज ढूंढने और मलबे में कुछ भी ऐसा ढूंढने के लिए जो उन्हें सरवाइव करने में मदद कर सके, तुरंत काम पर लग गए। वो टूटे हुए फ्यूजलाज के अंदर लगेज, सीट्स और बर्फ से गैप्स को भरकर
और तेज हवा से बचने के लिए एक अस्थायी आश्रय बनाकर हडल्ड रहे। खाना और पानी कम था। वो मलबे से बचाए गए कुछ चॉकलेट बार्स, वाइन की बोतलें और स्नैक्स का राशन कर रहे थे, यह जानते हुए कि ये कम सप्लाईज ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। ठंड कठोर थी। वो गर्मी के लिए एक साथ हडल्ड रहे, शरीर की गर्मी साझा काटते हुए और तूफान के रुकने की प्रार्थना कर रहे थे। जैसे ही अंधेरा छाया, उन्होंने ने एंडीज में अपनी पहली रात का सामना किया। अनिश्चित कि भविष्य क्या लेकर आएगा। भयावहता सहने के बावजूद उनके दिलों में आशा की एक हल्की सी किरण जगमगा रही थी। वह क्रैश से बच गए थे, उन्हें आश्रय मिल गया था, वह जीवित थे और जब तक वह एक दूसरे के साथ थे, जब तक उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, वह अपने सर्वाइवल के लिए लड़ते रहेंगे। एंडीज का चमत्कार अभी शुरू हुआ था। उतरना तो बिल्कुल सही से शुरू हुआ था। पायलटों को तूफान में थोड़ा सा सुकून मिलते ही उन्हें विश्वास था कि वो मुश्किल पहाड़ी रास्तों से निकल जाएंगे, लेकिन अक्सर होता है, एंडीज पहाड़ों का कुछ और ही इरादा था। पायलटों को दिखाई नहीं दिया। एक घना कोहरा छा गया था, जिससे आगे की चोटियां ढंक गई थीं। तेज हवाओं से टक्कर खाता हुआ विमान अपने रास्ते से भटक गया। उसके पंख घने बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ा रहे थे। कैबिन के अंदर यात्रियों को खतरे का अंदाजा भी नहीं था। वे आपस में बातें कर रहे थे। उनकी हंसी पूरे विमान में गूंज रही थी। कुछ लोग खिड़कियों से बाहर देख रहे थे, घूमते हुए कोहरे से बर्फ से ढकी चोटियों की झलक पाने की कोशिश कर रहे थे। नांदो पारादो, एक युवा मेडिकल छात्र, अपनी मां और बहन के बगल में बैठा था और उनके साथ मजाक कर रहा था। रोबर्टो कैनेसा, एक और मेडिकल छात्र, आगे होने वाले रग्बी मैच के बारे में सोच रहा था। उसका मन प्रतियोगिता के रोमांच से भरा हुआ था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये उनकी सामान्य जिंदगी के आखिरी पल थे। फिर बिना किसी चेतावनी के विमान बुरी तरह हिलने लगा। पहाड़ की चट्टान से टकराने की एक भयानक आवाज पूरे केबिन में गूंज उठी। ऑक्सीजन मास्क छत से नीचे गिरने लगे। डरे हुए यात्रियों की चीख पुकार के बीच बेकार लटक रहे थे। टक्कर से विमान का पिछला हिस्सा टूट गया और विमान ऊपर की ओर उछल गया और अंधी सफेद खाई में और आगे चला गया। एक छोटे से भयानक पल के लिए दुनिया बर्फ, धातु और इंजनों की कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट का एक अव्यवस्थित झुंड थी। और फिर सन्नाटा छा गया, एक अजीब भारी सन्नाटा जिसे सिर्फ तेज हवा और घायलों की आहें ही तोड़ रही थीं। फ्लाइट 571, जो कभी उम्मीद और साथ का प्रतीक थी, एंडीज पहाड़ों में एक सूने ग्लेशियर पर टूटी और मंगी हुई पड़ी थी। बचे हुए लोग, जिनके शरीर चोटिल और जख्मी थे और दिमाग अचानक और अकल्पनीय आपदा से हिल गए थे, अब जिंदा रहने के मुश्किल काम का सामना कर रहे थे। दुर्घटना के बाद के कुछ पल बिल्कुल धुंधले से थे, दर्द और घबराहट से भरे हुए। घायल लोग दर्द से कराहते हुए मलबे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। उनके कानों में सीटी बज रही थी। जहाज का अंदरूनी हिस्सा, जो कभी इतना जाना पहचाना था, अब लोहे और मलबे का ढेर बन गया था। टूटे हुए सीट्स, सामान और उन लोगों के शरीर जो इस हादसे में ना ही बच पाए, सब बिखरा पड़ा था। हवा में जेट फ्यूल की तेज गंध इस भयानक हादसे की याद दिला रही थी। रोबर्टो कैनेसा, जो एक डॉक्टर थे, अपने आप को संभाला और बाकी यात्रियों को देखने लगे। वो मलबे में से गुजरते गए और हर बेजान शरीर को देखकर उनका दिल बैठता गया। उन्हें नांदो पारादो मिला, जिनकी खोपड़ी टूटी हुई थी और वो मलबे के बीच बेहोश पड़े थे। कैनेसा और उनके दोस्त गुस्तावो ज़र्बिनो, जो कि एक और मेडिकल स्टूडेंट थे, जो भी सामान मलबे से मिल सकता था, उसकी मदद से घायलों का इलाज करने लगे। जैसे ही सदमा थोड़ा कम हुआ, उन्हें अपनी हालत का अंदाजा हुआ। वो एक बर्फीले ग्लेशियर पर फंस गए थे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बर्फ ही बर्फ थी। तापमान गिर रहा था और तेज हवा उनके पतले कपड़ों को चीरती हुई जा रही थी। उनके पास ना खाना था, ना पानी और ना ही बाहरी दुनिया से संपर्क करने का कोई जरिया। वो अकेले थे, घायल थे और उनके सामने एक अनिश्चित भविष्य था। फिर भी नैराशा के बीच उम्मीद की एक किरण भी थी। वो इस हादसे में बच गए थे। अब वो एंडीज पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए लड़ेंगे। जैसे ही अंधेरा हुआ,
बचे हुए लोग टूटे हुए फ्यूजलेज के अंदर इकट्ठा हो गए, एक दूसरे की संगति में गर्मी और आराम ढूंढते हुए। बाहर हवा तेज चल रही थी। उना के मेकशिफ्ट शेल्टर में बर्फ उड़ा रही थी। तापमान और गिर गया और हवा पतली और बर्फीली हो गई। घायल लोग बेकाबू होकर कांप रहे थे। उना की कराहें रैकेज में गूंज रही थीं। वे रैकेज से कुछ कंबल और कपड़ों के टुकड़े निकालने में कामयाब रहे थे, लेकिन कड़ाके की ठंड से बचने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। उन्होंने फ्यूसलेज में गैप्स को सील करने के लिए लगेज, सीट्स और यहां तक कि बर्फ का इस्तेमाल किया और रहने लायक जगह बनाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने जो थोड़ा सा खाना था उसे बांट लिया। भुखमरी के सामने हर नए वाला एक अनमोल चीज थी। घंटे धीरे धीरे बीतते गए। उना के बर्फीले जेल में हर एक घंटा एक अनंत काल जैसा था। डर उना के मन के किनारों पर कुरेद रहा था। अंधेरे, ठंड और उना के भाग्य की अनिश्चितता से भरा हुआ। कई लोगों ने प्रार्थना की, कुछ चुपचाप रोए, दूसरों ने अपने प्रियजनों के विचार और बचाव की कम संभावना से ताकत हासिल करते हुए आशा से चिपके रहे। जैसे जैसे पहली रात बीतती गई, वे जानते थे कि उना की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। वे दुर्घटना में बच गए थे, लेकिन उना के अस्तित्व की लड़ाई अभी शुरू हुई थी। एंडीज निर्दयी और अथक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से उना की सीमाओं का परीक्षण करेगा, लेकिन वे हार नहीं मानेंगे। वे नैराशा के आगे समर्पण नहीं करेंगे। वे आशा से, एक दूसरे से और इस विश्वास से चिपके रहेंगे कि किसी तरह वे इसे जीवित निकलेंगे। जैसे ही सूरज निकला, क्रैश साइट पर एक हल्की सी रोशनी पड़ी। सर्वाइवर्स के मन में एक छोटी सी उम्मीद की किरण जागी। जरूर वो सोच रहे होंगे, कोई ना कोई हमें ढूंढ रहा होगा। उना के परिवार वालों ने अथॉरिटीज को अलर्ट कर दिया होगा। रेस्क्यू टीम्स उना के रास्ते में होंगे। और सच में वो सही भी थे। सैकड़ों मील दूर यूरुग्वाई और चिले के बस्लिंग सिटीज में मिसिंग फ्लाइट की खबर ने उन लोगों के परिवारों और चाहने वालों में हलचल मचा दी थी जो फ्लाइट में थे। बेसब्री से कॉल्स किए जा रहे थे, इंफॉर्मेशन के लिए गिड़गिड़ाते हुए रिक्वेस्ट्स। गवर्नमेंट्स ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस लॉन्च करने के लिए जी जान लगा दी। प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स भेजकर विशाल और अनफॉरगिविंग इंडियन टेरेन को छान मारा जा रहा था। मिसिंग लोगों के परिवार वाले उम्मीद से चिपके हुए थे। कोई पक्की इंफॉर्मेशन न होने की वजह से उना की बेचैनी और बढ़ गई थी। वो घरों, चर्चेस और कम्युनिटी सेंटर्स में इकट्ठा हुए। उना के चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। उना के दिल डर से भरे हुए थे। हर फोन कॉल, हर न्यूज बुलेटिन में खबर की उम्मीद थी, अपने लव्ड वंस के हालात के बारे में कोई क्लू। हवा में सर्च प्लेन्स ने माउंटेन्स के ऊपर ग्रिड पैटर्न्स में उड़ान भरी। उना के क्रू बर्फीले लैंडस्केप को रैकेज के किसी भी साइन के लिए स्कैन कर रहे थे। यह काम बहुत मुश्किल था। टेरेन बहुत विशाल और अनफॉरगिविंग था। बर्फ और आइस के बैकड्रॉप में व्हाइट फ्यूजलाज लगभग इनविजिबल था, भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा। लेकिन सर्च टीम्स ने हार नहीं माने। सर्वाइवर्स को ढूंढने के कम चांस के सहारे आगे बढ़ते रहे। दिन हफ्ते में बदल गए और फिर भी फ्लाइट 571 का कोई नामो निशान नहीं था। हर बीतते घंटे के साथ बचे हुए लोगों की उम्मीदें कम होती जा रही थीं। वो निराशा में देखते रहे जैसे एक के बाद एक प्लेन उना के मेकशिफ्ट घर के ऊपर से उड़ता गया। उना के मदद के इशारों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सामान और मलबे से एक बड़ा SOS निशान बनाया था, लेकिन लग रहा था कि उना की कोशिशें बेकार गईं। दुनिया देख रही थी और इंतजार कर रही थी। एंडेस में हो रहे इस ड्रामा ने सबकी सांसें थाम रखी थीं। खबरें जो शुरुआत में उम्मीद और अटकलों से भरी थीं, अब धीरे धीरे गंभीर होती जा रही थीं। विशेषज्ञ ऐसी मुश्किल हालात में बचने की संभावना पर बहस कर रहे थे। उना की बातें उन परिवारों को जरा भी सुकून नहीं दे रही थीं जो अब भी उम्मीद से बंधे थे। फिर दुर्घटना के 10 दिन बाद वो खबर आई जिसका उन्हें डर था। फ्लाइट 571 की तलाश बंद कर दी गई थी। मलबे का कोई निशान न मिलने और इतना लंबे समय बाद बचे हुए लोगों के मिलने की कम संभावना का हवाला देते हुए अधिकारियों ने तलाशी रोकने का दर्दनाक फैसला लिया था। परिवारों के लिए यह एक बहुत बड़ा धक्का था। उना के सबसे बुरे डर सच हो गए थे। बर्फीली कब्र में फंसे और अकेले बचे लोगों के लिए यह एक बहुत ही नैराशाजनक एहसास था। उन्हें भुला दिया गया था, मरने के लिए छोड़ दिया गया था।
दुनिया आगे बढ़ गई। फ्लाइट 571 की त्रासदी एक धुंधली याद बनाकर रह गई, लेकिन एंडिस की ऊंचाई में जिंदा रहने की लड़ाई जारी रही। हौसला टूटा हुआ था, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं। बचे हुए लोगों ने अपनी हालत की कड़वी सच्चाई का सामना किया। वो बिल्कुल अकेले थे और उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। टूटा हुआ ट्रांजिस्टर रेडियो ही बाहरी दुनिया से उना का एकमात्र संपर्क था। हर दिन वे बचाव की खबर के लिए बेताब होकर उसके चारों ओर इकट्ठा होते थे। रॉय हार्ले किसी तरह आए से चलाते रहे, लेकिन स्टैटिक से केवल टुकड़े टुकड़े ही आवाजें आती थीं। कभी भी उना की फ्लाइट नंबर नहीं। फिर एक खौफनाक बुलेटिन फ्लाइट 578 की खोज बंद कर दी गई। अधिकारियों ने घोषित किया कि बचने वालों की कोई उम्मीद नहीं है। बचे हुए लोग सन्नाटे में सुनाते रहे, उम्मीदें टूटती गईं। उन्हें पूरी तरह से एहसास हुआ कि वे वास्तव में अकेले थे, दुनिया द्वारा भुला दिए गए, पहाड़ों में अपने भाग्य पर छोड़ दिए गए। रेस्क्यू बंद होने का मतलब था उम्मीद का अंत, और उना का खाना लगभग खत्म हो गया था। चॉकलेट, कुकीज और वाइन बस चंद टुकड़ों में बचा था। वे खाने की किसी भी चीज के लिए मलबे में खोजबीन कर रहे थे, यहां तक कि मजबूरी में इंसुलेशन भी ट्राई किया। इसे उनाहें और बीमार हो गया, कोई आराम नहीं मिला। भूख उनाहें खाई जा रही थी, शरीर कमजोर हो रहे थे, कमजोरी छाने लगी थी, हर हरकत एक संघर्ष थी। नए खाने के बिना वे जानते थे कि भूखमरी निश्चित थी। पहाड़ों की खामोशी को सिर्फ हवा और उना की बढ़ती नैराशा तोड़ रही थी। भूखमरी उना का सबसे बड़ा दुश्मन बन गई, जो उना की ताकत और उम्मीदों को छीन रही थी। रग्बी प्लेयर्स की हंसी गायब हो गई, उसकी जगह दर्द और बेहोशी नए ले ली। कैनेसा और जर्बिनाओ बीमारों की देखभाल करते थे, लेकिन भूख दवाई से भी तेज थी। हर दिन खालीपन और ठंड से लड़ाई थी। पहाड़ कोई मदद नहीं कर रहे थे, बस अकेलापन दे रहे थे। वे सोच रहे थे कि वे कब तक और सहन कर पाएंगे। मौत सामने खड़ी थी और उना के सारे रास्ते बंद हो गए थे। जब सारा खाना खत्म हो गया तो कनेसा ने एक ऐसी बात कही जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था, मरने वालों को खाकर जिंदा रहना। सब लोग डर और घिन से भर गए, लेकिन जीने की चाहत भी उतनी ही जोरदार थी। बहुत सोच विचार और बहस के बाद उन्होंने एक समझौता किया। वो अपने दोस्तों के शरीर खाएंगे, बेइज्जती करने के लिए नहीं, बल्कि मजबूरी नहीं। यह फैसला नैराशा से पैदा हुआ था। जिंदा रहने के लिए उन्हें वो करना पड़ा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे ही वो लोग अपनी मुश्किल हालात से मानने लगे थे, एक और आफत आ गई। एक हिमस्खलन नीचे आ गिरा और उना का कैंप बर्फ और तबाही में दब गया। कुछ लोग तुरंत ही मारे गए, बाकी लोग बर्फ से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मार रहे थे, हाँफ रहे थे। प्लेन अब आधा दब चुका था। उना का आशियाना बर्बाद हो गया। 8 और जाने चली गईं। दुख उना के दर्द को और बढ़ा रहा था। बचे हुए लोग एक साथ दुबके हुए थे, सदमे में और कमजोर। फिर भी गम में भी उन्होंने लड़ते रहने का फैसला किया। वो हार नहीं मानेंगे। विमान का ढांचा एक कब्र बन गया था, मौत और नैराशा की गंध से भरा हुआ। हर सुबह वे अपने साथियों में जीवन के संकेत ढूंढते थे। कैनेसा और जर्बिनाओ बीमारों की देखभाल करते थे। उना के पास जो भी साधन थे वे खत्म हो रहे थे। वे अपना थोड़ा सा खाना बांटते थे। हर नए वाला उना के समझौते की याद दिलाता था। बातचीत कम हो गई, उसकी जगह खामोशी और थकान नए ले ली। फिर भी इंसानियत के पल बनाए रहे, कहानियां, गाने, यादें, वे उम्मीद से चिपके रहे, एक दूसरे के लिए जीने की ठान ली। ठंड बिल्कुल बेरहम थी, हड्डियां जमा देती थी। सब लोग साथ में दुबके रहते थे, बिस्तर में जो भी मिलता भर देते थे गर्मी के लिए। हर रोज शीतदंश का डर रहता था। हाथ पैरों की मालिश करते रहना और चलते रहना मजबूरी थी। हर काम, बर्फ पिघलाना, खाने के लिए कुछ ढूंढना, एक जंग था। हवा फ्यूजलेज से गरजती हुई गुजरती थी।
उन्हें खतरे का एहसास दिलाती रहती थी। मौसम के खिलाफ जिंदा रहना एक बगावत थी। पानी का जरिया बर्फ अब एक नया खतरा बन गया। स्नो ब्लाइंडनेस। सफेद सतह से परावर्तित सूरज की रोशनाई उन्हा की आंखों को जला रही थी, जिससे उन्हा की नजर धुंधली हो रही थी और दर्द हो रहा था। जुगाड़ के धूप के चश्मे उन्हें बचाने में नाकाम रहे। कई लोग अंधे हो गए और उन्हें मार्गदर्शन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ा। जैसे जैसे नजर जाती रही, डर और अनिश्चितता गहरी होती गई। दुनिया एक चकाचौंध कर देने वाले सफेद शून्य में बदल गई। एंडीज ने उनके तन और मन दोनों को पारखा, लेकिन उन्हें एक दूसरे में शक्ति मिली। कहानियां सुनाते, गीत गाते और अपनों को याद करते। छोटे मोटे जश्न बनाकर वक्त गुजारा और धर्म से सुकून पाया। इन मिलने जुलने के पलों नए उम्मीद को जिंदा रखा। उन्होंने इस हादसे को अपनी पहचान नहीं बनाने दिया। वे जिंदा रहेंगे, हंसेंगे और फिर से प्यार करेंगे। इंसानी जज्बा बरकरार रहा। जिंदा रहने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं थी, उसके लिए लगातार कोशिश करते रहना जरूरी था। उन्होंने खुद को आगे बढ़ाया, ठंड और थकान से लड़ते हुए जरूरी काम किए। मानसिक तौर पर बहुत मुश्किल था, लेकिन वो उम्मीद से चिपके रहे। हर गुजरा हुआ दिन एक जीत थी। उन्होंने हार न मानाकर अपने साथियों को याद किया जो अब इस दुनिया में नहीं थे। जैसे ही जाड़ा और कड़ा हो गया, बचे हुए लोगों को पता था कि उन्हें कुछ करना ही होगा। नांदो पारादो नए पहाड़ों को देखा, भागने का रास्ता ढूंढते हुए। उसने एक दूर की चोटी पर चढ़कर मदद मांगने का प्रस्ताव रखा। यह सफर खतरनाक होगा, लेकिन यही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। समूह ने इस योजना का समर्थन किया। आशा की एक नई किरण जागी। वे चढ़ाई की तैयारी करने लगे, सभ्यता तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित। एक साहसिक योजना के बीज बोए गए। वे चढ़ाई करेंगे, वे बचेंगे। क्रैश का जो शुरुआती झटका था, वो अब उनकी हालत की कड़वी सच्चाई में बदल गया था। वो फंस गए थे, घायल थे और सबसे बुरा, भूखे मर रहे थे। जो थोड़ा बहुत राशन उन्होंने वैकेज से बचाया था, कुछ चॉकलेट बार्स, कुछ खाने के टिन और कुछ वाइन की बॉटल्स, वो बहुत सोच समझ कर बांट लिया गया था। हर निवाला कीमती था, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया था। उन्होंने आखिरी तुकदा, आखिरी चुरा, अपना घटाता हुआ सामान खत्म कर दिया था। कदकती भूख जो हमेशा उनके साथ थी, अब एक भयंकर जानवर में बदल गई थी। उनके विचारों को निगल रही थी, उनके कामों को नियंत्रित कर रही थी। उनके पेटों की खाली जगह एक शारीरिक दाढ़ थी, उनके बचने के घटे जा रहे मौके की याद दिला रही थी। ठंड, जो कभी उनका मुख्य दुश्मन था, अब खाने की जरूरत के सामने कम लग रहा था। उनके शरीर, जो पहले ही चोटों और कठिन परिस्थितियों से कमजोर हो चुके थे, अब भूखे मर रहे थे। उनकी एनर्जी खत्म हो रही थी। उनके अंग पोषण के लिए तरस रहे थे। निराशा उन पर छाने लगी थी। उसके ठंडे हाथ उनके दिलों को जकड़ रहे थे, आशा की आखिरी किरण को बुझा रहे थे। वो क्रैश से बच गए थे, शुरुआती झटके से, कदकती ठंड से और रेस्क्यू ना होने की निराशा से। लेकिन क्या वो इससे बच सकते थे, भूख से मरने की दर्दनाक मौत से? यह सवाल हवा में लटक रहा था, अनकहा लेकिन हमेशा मौजूद। उनकी घटी उम्मीदों पर एक लंबा अंधेरा साया डाल रहा था। बाहर अंदेश पर्वत बेपरवाह खड़े थे, एक विस्तार, बर्फ से ढकी हुई बंजर जमीन जो कोई तसल्ली, कोई सहारा नहीं देती थी। सूरज, उनकी गर्मी का इकलौता जरिया, उनकी मुश्किल का मजाक उड़ा रहा था। उसकी किरणें साफ बर्फ से रिफ्लेक्ट हो रही थी, उनके आसपास के उजड़पन की याद दिला रही थी। हवा जोर जोर से चल रही थी, एक शोक गीत जो उनके पितों की खाली जगह, उनके दिलों की निराशा की गूंज करता था। वो फंस गए थे, उनके शरीर और आत्मा धीरे धीरे पहाड़ों की पकड़ से दब रहे थे। टूटे हुए हवाई जहाज के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ घायलों की सांसों की आवाज आ रही थी और कभी कभी धीमी सिसकियां सुनाई देती थी। उना की हालत का बोझ उन पर भारी पड़ रहा था, जैसे नैराशा का एकदम घोंटने वाला कंबल। उन्होंने मलबे को अनागिनात बार छान मारा था,
हर खाली डिब्बे के साथ उना की उम्मीदें टूटती जा रही थीं। हर बेकार टुकड़े के साथ कुछ भी नहीं बचा था, बिल्कुल कुछ नहीं। तभी उना की नैराशा की गहराई में युवा मेडिकल छात्र रॉबर्टो कैनेसा ने अकल्पनीय बात की। उसकी आवाज, जो आमतौर पर शांत ताकत से भरी होती थी, बमुश्किल एक फुसफुसाहट थी, उसके सुझाव की गंभीरता से भारी। उसने जीने की बात कही, मानव शरीर की खुद को बनाए रखने की क्षमता की, उन अकल्पनीय कामों की जो नैराशा इंसानों से करवा सकती है। उसने नरभक्षण की बात की। एक सामूहिक हांफने की आवाज हवा में गूंज उठी। उसके बाद सन्नाटा छा गया। यह शब्द वहां लटका हुआ था, एक भयानक गाली की तरह, प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघना। उना के चेहरों पर घृणा और डर साफ दिख रहा था। उना की आंखें डर और भयानक कौतूहल के मिश्रण से चौड़ी हो गई थीं। अपने साथियों का, अपने दोस्तों का मांस खाने का विचार, उन लोगों का जिन्हें उन्होंने ने प्यार किया था और खो दिया था, घृणित था। उना के अस्तित्व के हर रेशे के खिलाफ एक अपराध। फिर भी जैसे ही शुरुआती झटका कम हुआ, एक भयानक तर्क जड़ पकड़ने लगा। यही उना का एकमात्र विकल्प था, अपने शरीर को ऊर्जा देने का एकमात्र तरीका, वह पोषण प्रदान करने का जिसकी उन्हें जीवित रहने के लिए सख्त जरूरत थी। दूसरा विकल्प, भूखमरी से धीमी दर्दनाक मौत, अकल्पनीय था। वे घृणा और जीने की इच्छा के बीच फंसे हुए थे। उना की नैतिकता जीने की उना की मूल प्रवृत्ति के विरुद्ध थी। फैसला एक बार हो जाने के बाद हवा में भारीपन छा गया, एकदम घोंटने वाला एहसास जो उना के वजूद के हर पहलू में समा गया। कैनेसा के कांपते हाथों से किया गया पहला कट सबसे मुश्किल था। मलबे से निकाले गए धातु के टुकड़े से बनाया गया कच्चा ब्लेड उसकी त्वचा पर असहनीय रूप से ठंडा लग रहा था, जो उस मांस की गर्मी के बिल्कुल विपरीत था जिसे उसने छेदा था। उसका पेट मंथन कर रहा